कोन। अब कोन शेप क्या है, जैसे आप बर्थडे कैप देखते हो इस तरीके की, ऐसे। या आइसक्रीम का कोन। आइसक्रीम कोन, वो कॉर्नेटो वगैरह खाते हो ना, तो वो कोन वही, यही है वो। इसको उल्टा कर दो तो ये भी कोन ही है, ये आइसक्रीम कोन हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं, बाकी सारा नीचे वाला ये कोन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेते हैं और उसके अंदर कुछ इस टाइप का हमारा काम बनता है तो बताएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी। हाँ, क्या कहना है देव? सर आवा, कुछ नहीं। आवाज़ आ रही है मेरी सही से? आवाज़ आ रही है? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। तो कोन का जो बेस वाला पार्ट होता है, जो बेस पार्ट होता है, ये होता है सर्कुलर। ये येलो पार्ट है सर्कल। ठीक है, तो यानी कि बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन बोलूँ तो क्या हो जाएगा, सर्कल ही हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कौन बोलूँगा तो वो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यानी कि इसका सरकमफ्रेंस, बेस का सरकमफ्रेंस और बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन वही होगा सरकम, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कौन किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। ओके, और क्या चीज़ है जी, ये वाला जो पार्ट है सेंटर तक, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो ऊपर वर्टेक्स को टच करेगी वो होगी हाइट, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये है रेडियस का। ठीक है, ये जो है वो रेडियस है। ओके, अच्छा, जो इस कोन के अंदर की ये वाला पार्ट है, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं स्लांट हाइट। इन शॉर्ट इसको सिर्फ एल लिख दिया जाता है। क्या लिख देते हैं इसको, एल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये भी सेम ही है, एल, ये एल के इक्वल ही होगा। ये चेंज तो होगा नहीं कि इधर कम होगा और इधर ज़्यादा होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम वाला पार्ट वॉल्यूम में डिस्कस कर लेंगे, या वॉल्यूम में लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, उसका 1/3 कर दो, तो यानी कि एक ऐसा कोन जो उस सिलेंडर के अंदर आ सके जिसका रेडियस और हाइट सेम हो, तो उस कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, यानी कि अगर वो ये नीचे वाला सर्कल छोड़ दूं और यहाँ समझो आप जोकर कैप जो होती है, या कैप जो होती है, या बर्थडे कैप जो होती है, या आइसक्रीम कोन जो होता है, जिसका मर्जी एग्जांपल आप ले लो, तो बर्थडे कैप जो होती है उसके अंदर नीचे वाली सर्कुलर प्लेट तो होती नहीं है। बर्थडे कैप के अंदर नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो तो बंद होता नहीं है, क्योंकि वो कैप है, तो फिर वो सर के अंदर जाएगी कैसे, मतलब कि सर उसके अंदर कैसे जाएगा। तो जाने के लिए वो होल होना चाहिए, खाली होना चाहिए अंदर से। तो बाकी वाला जो भी पार्ट बचता है, अगर मैं उसके बाहर वाली साइड पे पेंट कर दूं, तो जितने एरिया पे मैं पेंट कर सकता हूँ वो होगा उसका कर्व सरफेस एरिया। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो आता है यहाँ पे पाई आर और एल। एल को पाई और आर से मल्टीप्लाई कर दो। एल वाला पार्ट कौन सा है, ये जो टेढ़ी हाइट है, ऐसे वाली जो हाइट है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब वो स्लैंट हाइट पढ़ना है, स्लांट हाइट पढ़ना है, अब वो क्या पढ़ना है वो आपकी चॉइस है, मतलब कि इन शॉर्ट उसको एल लिखा जाएगा यहाँ पे। तो कोन के अंदर का जो एल वाला पार्ट है वो स्लैंट हाइट का है, ये टेढ़ी वाली हाइट। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ एक बार, ये इसकी बात कर रहा हूँ, अरे क्यों टक रहा है, ये वाला पार्ट है एल। ठीक है, ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा, अब वो समझो कि जो बर्थडे कैप थी, अब उसको सर में
सर उसके अंदर नहीं जा सकता, यानी कि उसको हमने नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट था वहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया। जो नीचे सर्कुलर पार्ट था, कोनिकल पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट था जो सर्कुलर था, उस पर मैंने एक प्लेट लगा दी, बंद कर दिया। अब उसके अंदर ना आइसक्रीम जा सकती है ना वो सर उसके हाँ सर जा सकता है उसके अंदर, नहीं जा सकता। ठीक है, सर उसके अंदर नहीं जा सकता, आइसक्रीम उसके अंदर नहीं भरी जा सकती। यानी कि समझो इस सर्कुलर ये येलो वाला पार्ट मैंने बंद कर दिया, यहाँ ढक्कन लगा दिया, तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें से देखने की पाई और आर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, एल प्लस आर। ये एल और आर है, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लिखने का, थोड़ा सा ये आर, पाई आर एल प्लस आर। क्या क्रिश डिस्कनेक्ट हो रही हो बेटा बार बार, नेटवर्क इशू है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ भी नहीं आ रही आज आपकी। हाँ जी, ये तो हो गए 3 फार्मूले जो मेन इसके फार्मूले हैं, वॉल्यूम वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की डेरिवेशन वाला पार्ट है, लेकिन वो समझाने से मुझे लगता नहीं कुछ खासा फ़ायदा होगा, तो हमें तो काम रट के करना पड़ेगा पाई आर एल पे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की डेरिवेशन वाला पार्ट है, उसको कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिलहाल कोई ज़रूरत बनती नहीं है उसकी। ठीक है, 3 फॉर्मूले पढ़े हैं इसका वॉल्यूम। फिलहाल इस एक्सरसाइज के अंदर वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, जो जोकर कैप है उसके अंदर जो बाहर वाला पार्ट है उस पर अगर सारे पार्ट पे पेंट करना हो तो जितने एरिया पे हम पेंट कर सकते हैं वो उसका सी एस से होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और टोटल का मतलब हो गया कि वो नीचे जो खाली वाला पार्ट था, जो नीचे सर्कुलर पार्ट था, कोन के बेस वाला पार्ट था, वहाँ पे भी एक प्लेट लगा दी जाए, सर्कुलर प्लेट, उसको बंद कर दिया जाए और कहा जाए अब इसको बाहर की साइड से पेंट कर दिया जाए, तो वो सर्कुलर पार्ट और बढ़ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, और वॉल्यूम तो होता है वो उसका 1/3 पार्ट होता है कोन सिलेंडर का। ठीक है, 3 फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, क्या है, एल वाला पार्ट समझ में आ गया, एल क्या है। अगर ये 3 फॉर्मूले हमने ध्यान से समझ लिया तो फिर तो एक्सरसाइज बहुत आसान हो गई हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज है हमारी 13.3। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। एक कोन है उसके बेस का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 10.5 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि ऐसे कुछ लिख देंगे। और चाहो तो इसको 5 से काटना है या नहीं काटना वो बात की बात है, देख लेंगे। और जो इसका स्लैंट हाइट है यानी कि जो एल वाला पार्ट है, जो एल है कोन के अंदर का, एल लेंथ नहीं है, कहीं आप समझे कि एल तो सर हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के अंदर, वहाँ पे एल को हम लेंथ बोलते थे। वहाँ पे को जो रेक्टेंगुलर पार्ट या स्क्वायर वाला पार्ट आएगा वहाँ पे तो एल को मतलब वो साइड के लिए हो गया कि लेंथ और ब्रेड्थ वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो एल होगा कोनिकल पार्ट में जो एल लिखा जाएगा वो उसकी स्लैंट हाइट के लिए लिखा जाएगा। जो कोन का ये वाला पार्ट है, जो टेढ़ा ये वाला, ये जो डार्क ब्लैक करा मैंने, इसको बोलते हैं एल। ठीक है, तो ये एल जो है वो दे रखा है हमारे को 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इसका सी एस से निकालो। अब क्या बचा आपके लिए, कुछ भी नहीं, बहुत आसान हो गया। आपको फॉर्मूला अगर ध्यान है, सी एस से होता है पाई आर और एल। पाई का मतलब 22.7, रेडियस कितनी दे रखी है 105 अपॉन में 20, और एल वाला पार्ट है अपने पास 10। इतना आएगा ना 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान था, तो इसके अंदर कुछ था तो नहीं कि जो मुझे समझाने वाली बात हो। सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आपको रटा हुआ है तो काम कर लोगे। यहाँ पे बोला इन्होंने टी एस ए ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 24। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस हो गई 24 अपॉन में 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर।
और जो एल है स्लैंट हाइट है वो है 21 मीटर। अब हमें निकालना है क्या जी भाई, इसके अंदर टी एस से निकालना है। जब आपने साफ साफ बोल दिया टी एस से, तो मैं टी एस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, पाई आर एल प्लस आर, 22/7 इंटू रेडियस 12, एल 21 और आर 12। ठीक है जी, ये 7 और 12 तो नहीं कटते, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 22/7 इंटू 12 इंटू यह आ गया 33 ना, ये भी नहीं कटता। फिर अब क्या करें, अब तो फिर सारा मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12, 22 और 33 की मल्टीप्लाई, ये आता है 8712। इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड तो तुम्हें करनी आती होगी, मान के चलता हूँ। अच्छा कितना आया यार ये, 1244.57 मीटर स्क्वायर। जो एरिया जितना भी एरिया आप निकालोगे, चाहे वो किसी भी फिगर का निकालो, तो वो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। किसी का भी एरिया आप निकालेंगे तो वो यूनिट स्क्वायर में आएगा, नॉट मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। और जितने भी वॉल्यूम्स आप निकालेंगे वो यूनिट क्यूब में आएंगे, और अदर जो भी पार्ट बचेगा वो सिंगल यूनिट में आएगा। ये तो आपको मालूम चल गया है, मतलब कि पता चल गया है। तो आंसर चेक करते रहना, मैंने आंसर शीट नहीं खोली, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, या कोई आंसर मिस्टेक हो तो बता देना। बताओ, देख के बताओ फटाफट से, सही है कि गलत है। आंसर शीट खोल ही लेते। सही है, सही है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के तो क्वेश्चन वो देंगे कि बच्चों को कम से कम फॉर्मूला लगाना तो आता हो, ये तो पता चल जाए उन्हें। अगला क्वेश्चन कहता है कि सी एस ए ऑफ ए कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो दे रहे हैं वो लिखते जाते हैं। सी एस ए ऑफ कॉन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे रफ डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो एल है वो हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी कोन के अंदर एल लिखूंगा तो भाई आप समझ जाना, अब आगे से हमेशा मुझे पूरा लिखना ना पड़े, एल लिख दूं तो समझ जाना कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो भी हमने ऊपर पढ़ा है, तो उसके लिए आर और एल दोनों की ज़रूरत होती है। तो आर आपने नहीं दिया तो आर मुझे निकालना ही पड़ता। अगर आप सिर्फ सेकंड पार्ट मेरे को क्वेश्चन देते तो अभी मुझे फर्स्ट वाला पार्ट करना ही पड़ना था। ठीक है, यानी कि रेडियस मुझे निकालनी ही पड़ती। तो आपने दिया है सी एस ए ऑफ कोन 308 के इक्वल है, तो सी एस ए का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर और एल 308 के इक्वल। पाई की वैल्यू लगा दी 22.7, आर की वैल्यू मालूम नहीं है, एल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 14। तो कितना आसान हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। 7 से 14 कट जाएगा 2 पे, और जो आर निकालना है, आर के साथ 22 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके दूसरी साइड पे जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि डिवाइड में चले जाएंगे। 308 अपॉन में 22 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये दोनों 11 से कट जाएंगे, इससे कटने का 7 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। तो 4 के टेबल में 7 पे 28 आता है, तो समझ में तो आ ही गया होगा क्या समझाऊँ इसके अंदर। आर की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है जी, एक पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया आपका। अब निकालना था टी एस से, तो कितने आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे लग रहा है फ्री के नंबर मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ गए पेपर में। तो टी एस से 2 क्या होता है, मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, पाई आर एल प्लस आर 22.7 इंटू आर 7, एल की वैल्यू थी 14 और आर की वैल्यू 7, तो 7 से 7 कट गया, बहुत आसान हो गया। ये आता है 21 और 22 की मल्टीप्लाई, तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। ये आता है 462। आंसर चेक करो, बताओ। सर यही है। यही है, नेक्स्ट प्रश्न। A conical tent is 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। रेडियस भी दे दिया,
नहीं, हाइट भी दे दी उसकी, एच वाला पार्ट दे दिया और आर वाला पार्ट दे दिया। अब वो कहता है स्लैंट हाइट को फाइंड करो। अब ये नया क्वेश्चन आया जो अभी तक हमने नहीं करा था इसका, मेरे को फॉर्मूला बताना भी याद नहीं रहा ऊपर, तो अब बता देता हूँ। तो कौन बना लेते हैं वापस से। और भी वैसे इसको मैं बढ़िया बना सकता था, ये कुछ ऐसे। तो ये h हो गया कोन का, और ये r हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, बेस वाला बेस क्या है, सर्कुलर है, सर्कल के अंदर रेडियस तो होगी, तो वो रेडियस वाला पार्ट आ गया, ये h वाला पार्ट आ गया। ठीक है जी, ये है l स्लैंट हाइट। तो आप देख रहे हैं कि ये रेडियस और हाइट, यानी कि जो हाइट है वो हाइट मतलब होती है परपेंडिकुलर है, तो जो हाइट है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी ही होगी। तो आप अगर देखें तो ये जो येलो पार्ट है ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। और राइट ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। पाइथागोरस भगवान ने हमें दी थी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि उन्होंने जो कैलकुलेशन दी थी राइट ट्रायंगल पे, उन्होंने कहा था कि जो एच स्क्वायर होगा, यानी कि एच मतलब हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ठीक है, ये हमें मालूम था। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे ये जो h वाली वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है जी, हाइपोटेन्यूज की। b वाली वैल्यू किसके लिए, बेस के लिए, और p वाली वैल्यू किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। तो अब इस राइट ट्रायंगल के अंदर जो येलो राइट ट्रायंगल है इसके अंदर हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट कौन सा है, वो l है। 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, l होती है। मतलब कि 90 के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए, हाइपोटेन्यूज। सर चितेश कह रहा है कि उसका जो आज का नेट है वो खत्म हो चुका है, तो फिर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बार बार उसकी मीटिंग लीव हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते ना, उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। तो 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उस हाइपोटेन्यूज की जगह पे इस कोन का एल वाला पार्ट आ रहा है, तो यानी कि आ जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर। बेस वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे रेडियस की जगह पे, मतलब कि बेस की जगह पे रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ रहा है, वो एच मतलब वो हाइट ही हो गया। ठीक है, तो ये वाला एच आ गया। अब ये वाले एच में, इस एच में और इस वाले एच में कंफ्यूज मत होना, ये एच और वो एच अलग है। ये एच है पाइथागोरस थ्योरम वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये वाला एच है हाइट वाला एच। ठीक है, जो यहाँ पे राइट ट्रायंगल की हाइट होती है यहाँ पे वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, कलर यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे देता हूँ। तो ये एच ये हटाता हूँ पहले, तो सब कुछ ही हट गया। वैसे तो सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार ये काम कर रहा हूँ कि ये जो एच है ये पाइथागोरस वाला एच है, हाइपोटेन्यूज वाला। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज वाला एच है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे एल लगा है। ठीक है, मतलब कि एल लिखा गया है यहाँ पे, हमने उसको जो नाम दिया था कौन के अंदर, वो स्लैंट हाइट को एल लिखा गया। ठीक है, तो जो बेस वाला पार्ट है वो ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस राइट ट्रायंगल का बेस वाला पार्ट आर है, और पाइथागोरस का बेस वाले पार्ट को हमने स्मॉल बी लिखा था। ठीक है, तो ये और ये सेम है। ठीक है, और ऑरेंज से मैं परपेंडिकुलर को डाल देता हूँ, और परपेंडिकुलर इस राइट ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन हो गए हैं। अब आप देख लेना कि किस चीज़ को मैंने क्या लिखा है। ये पाइथागोरस थ्योरम से है, और ये उस पाइथागोरस थ्योरम को मैंने इस वाले राइट ट्रायंगल के अंदर लगा दिया, तो ये वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, तो एक रिलेशन मिल गया मुझे एल के अंदर, आर के अंदर और एच के अंदर, कोन के अंदर। कोन फिगर है, डायग्राम है, और उस कोन के अंदर एल स्लांट हाइट, रेडियस और उसकी हाइट में एक रिलेशन मिल गया कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ठीक है, एच स्क्वायर आएगा, पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे आए हाइट। ठीक है, एच स्क्वायर।
ठीक है जी, तो ये रिलेशन मिल गया। तो ये वाले रिलेशन को आपने याद रखना है बस, जो मैंने लास्ट में येलो शेड कर रहा हूँ इसको आपने याद रखना है। ये कहाँ से बना, वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा था हमने। तो अब आपको ऊपर वाले पार्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये लगा के ये करना है। आपने सिर्फ एक कोन के अंदर इस बात को ध्यान में रखना है कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर यानी कि कोन की हाइट के स्क्वायर के प्लस उसके रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा एल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में एच दिया और आर दिया, एल निकालना है, तो ठीक है निकाल सकता हूँ। एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रह गया, आर की जगह पे आर की वैल्यू लगा दूंगा 24 और एच की जगह पे एच की वैल्यू लगा दूंगा 10। 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, कितना आसान हो गया हमारे लिए ये। यानी कि ये कैलकुलेशन बनी कहाँ से, सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम लगी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैं भूल गया, बताओ। 576 और 10 का स्क्वायर 100, तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा 676, ऐसे ही आ जाएगा ना। तो एल कितना आ जाएगा, 676 का रूट होता है 676, मेरे ख्याल से 26 ही होता है। 26 होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, मैं तो भूल गया हूँ इसको। तो L की वैल्यू आ गई 26। तो 25 30 तक आप भी याद रखना, मेरे को तो फिलहाल भूल गए हैं काफ़ी सारे, तो आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, आपके लिए पेपर में तो टाइम बचाना जरूरी है ना, मेरे को यहाँ पे टाइम नहीं बचाना, मेरे को तो सिर्फ समझाना है। तो ये हो गया, L वाला पार्ट निकल गया। बस आपको ये रिलेशन जो येलो वाला पार्ट था ये भी फॉर्मूले के अंदर ही लिखना चाहिए, और नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप समझ चुके हो उस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा उसका कॉस्ट निकालना है। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70, 70 रुपये अगर उसकी कॉस्ट हो तो हमें पहले CSA निकालना पड़ेगा। हाँ, पहले CSA निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट देखो, इसको टेंट को बनाने में जो कैनवास लगेगा, जो कपड़ा लगेगा, वो कहाँ कहाँ लगेगा, CSA पे लगेगा, सीधी सी बात है। बेस वाले पार्ट का कोई मतलब बनता नहीं है कपड़ा लगाने का, वहाँ पे लगा के क्या फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तो इसका हम CSA निकाल लेते हैं, CSA ऑफ टेंट, और जो टेंट है वो कॉनिकल है इसलिए कौन का ही CSA लगेगा। तो क्या होता है CSA ऑफ कौन, पाई आर एल, 22.7, रेडियस आ गया 24 और एल आ गया 26, कुछ भी नहीं कट रहा साथ से, ठीक बात है, नहीं कट रहा। तो ठीक है, इस कैलकुलेशन को भी इतना ही छोड़ देते हैं। इतना क्या था, मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास कितना है, 70 रुपये। तो कितने मीटर स्क्वायर कैनवास आया हमारे पास, ये वाला पार्ट आया, इतने मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी होगी, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। यस सर, 22.7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज ₹70 इंटू 22.7 इंटू 24 इंटू 26। अब ये 7 से यहाँ पे कट गया। अगर मैं पहले यहाँ पे क्या करता, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया था और 7 से डिवाइड कराया था, तो मेरा डेसिमल में आ जाता और फिर मैं उसको 70 से मल्टीप्लाई कराता। कैलकुलेशन लंबी होती बेवजह में 70। अब यहाँ पे देखा 7 से 70 आराम से कट रहा है, कोई डेसिमल वाला काम हुआ ही नहीं, आराम से कैलकुलेशन बन गई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के करना। अगर यहाँ नहीं कट रहा हो तो आप लास्ट स्टेज तक आ जाओ। अगर लास्ट स्टेप में भी आपका पता चल रहा है डेसिमल में आना है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे अगर मैं पहले ही इस कैलकुलेशन को कर देता, ब्लू वाली कैलकुलेशन को, तो मेरा कैलकुलेशन डेसिमल में चला जाता, हो सकता है, क्योंकि 24, 26 और 22 तीनों ही नहीं जाते ना उससे 7 के टेबल में, तो तीनों की मल्टीप्लाई जो भी आती वो 7 से डिवाइड करते तो डेसिमल में आ जाता। फिर उस डेसिमल वाली वैल्यू को मैं 70 से मल्टीप्लाई करता तो डेसिमल की मल्टीप्लाई हो जाती। तो बेवजह में डेसिमल में जाता, जो कि नहीं जा रहा। देख लो आपके सामने है, 7 और 70 कट गया 10 पे। अब मेरे को सिर्फ 220 की 24 और 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बड़े आराम से आप भी कर लोगे, कैलकुलेटर का यूज़ करे बिना कर लोगे। फिलहाल मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 220 1,37,280। अब मेरे को तो बोलेगा उससे बेटर है मैं खुद ही देख लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। 220 इंटू 24 इंटू 26, 137,280, 137,280।
हाँ तो आपने सही बोला था, 1,37,280 रुपीज़। काफ़ी महंगा टेंट बना है।